किसी के माओ की इज्जत लूट ली गई, किसी के बहनों को कत्ल कर दिया गया। आप कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे और अखिलेश यादव सैफई में उत्सव मना रहे थे, मुंबई से एक्टरों को बुलाकर नाच गाना करवा रहे थे। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया था उन रिलीफ कैंपों के ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि याद रखिए, यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर यह हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिर कर उन गरीबों की मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन किराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर जो हजरात बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा हैं, और मीरापुर विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट मेरे भाई जनाब अरशद राना साहब, मगरबी यूपी के MIM पार्टी के अध्यक्ष मेरे भाई मेहताब चौहान साहब, जिला सदर इमरान कासमी साहब, उत्तराखंड के मजलिस पार्टी के सदर जनाब नैयर काजमी साहब, फरमान एडवोकेट साहब, और ख़ास तौर से जनाब शाहनवाज प्रधान साहब, जिन्होंने आज हमको यहाँ पर ये इंतखाबी जनसभा करने की इजाज़त दी, उनका बहुत शुक्रिया। अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 14-15 दिन से मैं महाराष्ट्र में वहाँ के विधानसभा के चुनाव में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहा, और कल रात धूलिया में एक जलसे को मुखातिब करने के बाद 3 घंटे के सफर के बाद हम औरंगाबाद पहुंचे, और फिर सुबह 7 बजे की फ्लाइट लेकर हम दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी से यहाँ पर 3 घंटे में पहुंचे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, आपके दरमियान में खड़े होकर हमारे उम्मीदवार जनाब अरशद राना साहब और पार्टी के बारे में बोलने का मौका इनायत फरमाया। मैं आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज आप यहाँ पर आए। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करने आया हूँ कि ककरौली गांव में ये एक अजीमुश्शान जलसे आम हो रहा है, इंतखाबी जलसा, कि 20 तारीख के दिन आपको अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, उत्तर प्रदेश में अपनी क़यादत को मजबूत करिए, और अपनी एक बेबाक आवाज को अरशद राना के रूप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाइए, ताकि इस विधानसभा में जो बेशुमार अवामी मसाइल हैं वो उसको हल कर सके। आप जानते हैं कि मीरापुर विधानसभा में बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, और यहाँ पर जो शुगर मिल है, मोराना शुगर मिल, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, जिसके ताल्लुक से कोई विधायक या सांसद ने अब तक कोशिश नहीं की। गन्ने का रेट जो 450 रुपये होना चाहिए, अभी तक सिर्फ 300 रुपये दिया जा रहा है, इसकी मांग कोई नहीं कर रहा है। और स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली की सहूलत नहीं है, और फिर यहाँ पर जो जोजा बिरादरी है उनको उनका हक भी नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस बिरादरी के लिए स्कूल की बहुत बड़ी जरूरत है, बुनियादी सहूलतें उनको मुहैया नहीं की जा रही हैं। साथ ही साथ इस विधानसभा में हमारे कुरैश बिरादरी के भी लोग रहते हैं, जिनके कारोबार को
जिनके कारोबार को, जो बरसों से वो कारोबार करते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, उसको यहां पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उस कारोबार को खत्म करने की पूरी कोशिश की और कर भी रहे हैं। तो ये ऐसे मसाइल है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके लिए आपको 20 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करना है। लोग मुख्तलिफ इल्जामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाते हैं, मगर आप जानते हैं कि पिछले कई बरस से हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं, हारते भी हैं, कोई चुनाव जीतते भी हैं, मगर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं, हम चुनाव के नतीजे देखकर हिम्मत हारने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हमारे हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर फैसला लोकतंत्र में, जमहूरियत में आपको करना है। अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल इस विधानसभा में करेंगे तो आपकी एक आवाज, आपका एक नुमाइंदा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। अगर आपको यह कहकर जरूर डराया जाएगा कि एक अरशद राना जीतने से क्या होता है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं, भाई रुक जाइए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आरएलडी के कितने सांसद लोकसभा में है? 2 ही तो है ना, 2 है उनके, और एक विधानसभा की सीट बीजेपी की उनके लिए छोड़ देती है। और जब मजलिस इलेक्शन लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो ये तमाम के तमाम बड़े बड़े लोग जो मुस्लिम क़यादत को, जो आपकी एक आजाद क़यादत को बर्दाश्त नहीं करते, वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, एक होगा तो क्या होगा। मेरे भाई, आरएलडी के 2 सांसद हैं और बीजेपी को ये विधानसभा की सीट छोड़ना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 से 15 विधायक कामयाब हो जाते हैं, 2 से 3 सांसद अगर कामयाब हो जाते हैं, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा आप ही को मिलेगा, इंसाफ आपको मिलेगा, नाइंसाफी का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा। ये बात हम बार बार आपके दरमियान में आकर कह रहे हैं कि भारत की लोकतंत्र में हर समाज के पास उसकी एक आवाज है, और जब तक आप उस आवाज को मजबूत नहीं करेंगे, उनको जिताएंगे नहीं, आपकी कोई तकलीफ दूर नहीं होगी। पिछले 4-5 महीने पहले पार्लियामेंट के चुनाव हुए। आज भारत की पार्लियामेंट में चाहे वह अपर कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो, इनकी आबादी के लिहाज से उनके सांसद जीत कर आए हैं। अगर एक समुदाय है जिनके सांसद आबादी के मुताबिक नहीं जीत पाए हैं, तो भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसके जिम्मेदार किसी हद तक हम भी हैं, जो हम डर जाते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाई, मैं आपसे यह कह रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हमको रोकना है, मगर क्या हमारी जिंदगी की इब्तिदा खाली इनको रोकने में और फिर हमारी जिंदगी का खात्मा इनको रोकने में खत्म हो जाएगा? फिर हमारी आवाज कहां पर जाएगी? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं, आज भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक वक्फ बिल का कानून, एक वक्फ बिल बनाने का कानून पेश किया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कम से कम 3 MP होते, इम्तियाज जलील अगर औरंगाबाद से कामयाब हो जाते, अख्तरुल ईमान बिहार किशनगंज से कामयाब हो जाते, तो क्या मोदी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचते? और आप जानते हैं कि वक्फ बिल क्या है? ये जो वक्फ बिल नरेंद्र मोदी ने भारत के पार्लियामेंट में पेश किया, ये बिल ये कहता है कि कल अगर ये बिल कानून बनेगा तो कल कलेक्टर, डीएम ये फैसला करेगा कि वाकई में ये मस्जिद
वक्फ है या नहीं, यह खानका वक्फ है या नहीं, मदरसा वक्फ है या नहीं, या कब्रस्तान वक्फ है या नहीं। और वक्फ यूजर को इस बिल में निकाल दिया गया है। मैं जिम्मेदारी के साथ आज आपके दरमियान में ककरौली गांव में खड़े होकर आपसे और उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों को बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में जितनी जायदादें रजिस्टर्ड है 99% वक्फ यूजर है, यानी उसका कोई डीड नहीं है मगर रजिस्टर्ड है। अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बीजेपी की हुकूमत बनाएगी तो इन तमाम 99% वक्फ जायदाद का क्या होगा? क्योंकि मोदी ये कह रहे हैं कि जो जायदाद वक्फ होती है हम और आप मानते हैं कि उसका मालिक अल्लाह होता है, सुबह क़यामत तक मालिक उसका अल्लाह होता है। मगर मोदी इस तरह का बिल पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं कि मालिक अल्लाह नहीं होगा, मोदी होगा और मेरा नायब का डीएम होगा, कलेक्टर होगा। उत्तर प्रदेश में जितनी सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं 99% वो वक्फ यूजर है। इस बिल में वक्फ यूजर को उड़ा दिया गया। इस बिल में यह बात लिख दी गई है कि अगर कोई भी जाकर डीएम कलेक्टर के पास ये शिकायत कर दे कि ये फुला जायदाद वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर जब तहकीकात का इंक्वायरी का ऑर्डर देगा, जैसे ही वो इंक्वायरी का ऑर्डर देगा उस वक्त से वो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। कब तक वक्फ नहीं रहेगी? जब तक कलेक्टर या डीएम अपनी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर लेता। डीएम इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करेगा, इंक्वायरी का ऑर्डर जारी कर देगा, वक्फ की प्रॉपर्टी से, जायदाद से हम महरूम हो जाएंगे। आप बताइए फिर किसका नुकसान होगा इस बारे में? फिर उसमें बिल में लिख दिया गया कि उत्तर प्रदेश के आज वक्फ बोर्ड में उसका एक एक मेंबर रुकन सिर्फ मुसलमान बन सकता है। मोदी कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम 2 गैर मुस्लिम तो बनना ही बनना है और इलेक्शन नहीं होगा रियासती वक्फ बोर्ड में। प्रदेश की सरकार मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी, नामजद करेगी, यानी 2 से ज्यादा भी गैर मुस्लिम उसके मेंबर बन जाएंगे, मेजॉरिटी में आ जाएंगे। मकसद एक ही है कि मोदी ये चाहते हैं कि भारत से वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए। मस्जिदें वक्फ ना रहे, दरगाहें ना रहे, खानखाएं ना रहे, कब्रस्तान ना रहे। इसीलिए मोदी ने इस तरह के बिल को भारत की पार्लियामेंट में पेश किया है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, अगर आज आप नहीं जागेंगे, इस बिल के खिलाफ सदाए एहतजाज नहीं बुलंद करेंगे, तो याद रखिए हम अपनी वक्फ जायदादों को खो देंगे और बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। अभी आपको उठकर एक मुस्बित पैगाम देना है और पैगाम देने का तरीका यह है कि 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप इसलिए भी पहला अपना वोट इस्तेमाल करेंगे ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि हम इस वक्फ बिल को कबूल नहीं करते जो हमारी मस्जिदों को छीनना चाहता है। हम मीरापुर से आरएलडी को हराएं ताकि जयंत चौधरी को मालूम हो जाए कि आप हमारे वोट हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप वक्फ बिल की मुखालिफत में जयंत चौधरी नहीं खड़े हो जाएंगे। तो क्या आप इस वक्फ बिल के खिलाफ वोट देंगे 20 तारीख को? क्या आप अपनी मस्जिद, दरगाहों को, खानखाहों को बचाएंगे? आपने इंशाअल्लाह कह दिया, मगर याद रखिए अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक वोट मोदी के इस काले बिल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो मोदी को भी पैगाम मिलेगा, जयंत चौधरी को भी पैगाम मिलेगा कि मीरापुर की जनता ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ मीरापुर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि वो पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम ने फैसला दिया है कि हम तुम्हारे इस कानून, इस बिल को नहीं मानते जो हमसे हमारी मसाजिद को और वक्फ की जायदादों को छीनना चाहता है। अब जब वक्फ का बिल पेश हो रहा था पार्लियामेंट में, कौन खड़े होकर
मौसर तरीके से संविधान की दफा 25, 26 का हवाला देकर उसकी मुखालिफत में कौन खड़ा हुआ वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरे पार्टी के लोग भी खड़े हुए, समाजवादी के नेता अखिलेश यादव भी खड़े हुए, बिल के बारे में बोलने के बजाय वो कोई और दास्तान सुना रहे थे, वो कोई और ही दास्तान सुना रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आप मौजूदा हालात में अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे तो जो बरसों से हमारा इस्तेसाल चल रहा है वो जारी और सारी रहेगा। अगर एमआईएम पार्टी जीतती है तो यहां पर भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, गरीबों और मजलूमों को एक आवाज मिलेगी, क्योंकि आपने समाजवादी को कभी वोट दिया, कभी बसपा को वोट दिया, कभी आरएलडी को वोट दिया। आप सिर्फ वोट देते हैं मगर आपकी आवाज कोई नहीं उठाता, कोई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखिए, फैसला तो आपका है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे दें। मगर अगर आप इस बार भी इस डर में आ जाएंगे कि नहीं नहीं ये अरशद राना जीतेगा या नहीं जीतेगा, मेरे भाई, जब जंग करना है जमहूरियत में तो जंग खूब तरीके से करनी चाहिए। हमारा मामला यह है कि जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं, जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते। अरे हम हार गए तो कैसा, अरे मेरे भाई, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बुरा मत मानिए। 70 साल से वो फलस्तीनी गाजा और मगरबी किनारे में लड़े जा रहे हैं, मर रहे हैं। 40,000 अब तक मर गए, 12 लाख बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मगर उनके हौसले को देखो, वो डर नहीं रहे बल्कि मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल एक जालिम मुल्क है, इजराइल एक जालिम मुल्क है और वो जालिम मुल्क गाजा में नस्लकशी कर रहा है। मगर एक मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा था कि यहां पर अंसारी बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है, उनका कारोबार पूरा का पूरा ठप होकर रह गया, कोई नहीं पूछता। आप देखते जाइए बीजेपी क्या कर रही है। जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने हाथ और खून पसीने की कमाई से अपनी जिंदगी गुजारते, उनकी कारोबार को, उनके बिजनेस को खत्म कर दिया जा रहा है। मगर कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं, कोई लड़ने वाला ही नहीं। चुनाव आ गया तो सब आ जाते हैं कि भैया को जिताओ, दरी बिछाओ, अपनी जवानी को कुर्बान करो, उसके बाद हम ही मरते हैं, उसके बाद हम ही मरते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाई आप सुनिए, हाँ जिंदा है, आप भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। हम और आप जब तक जिंदा है उस वक्त तक कयामत नहीं आने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरी जो अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं, यहां पर आप जानते हैं कि मजलिस पार्टी जब लड़ रही है तो मुझे बताया गया कि हस्बे आदत, हस्बे रिवायत हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं वो बोलना शुरू कर दिए, भाजपा का फायदा हो जाएगा, भाजपा का फायदा हो जाएगा। कहां से फायदा होगा मुझे बताओ। अच्छा, यहां पर एक और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, करहल में हो रहा है। करहल में बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? अखिलेश के भाई धर्मेंद्र का बहन वही लड़ रहा है। तुम अपने परिवार को नहीं रोक सकते और तुम आकर यहां पर मीरापुर में कह रहे हो कि मजलिस लड़ रही है तो फुला को फायदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे भाई का बहन भी लड़ रहा है, यानी तुम्हारे परिवार हर पार्टी में बैठकर मलाई और गुलाब जामुन खा लेंगे और हमको वोट ना दे कोई, ये कैसे होगा बताइए आप। और अहम बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2012 सितंबर
ये मुजफ्फरनगर जिले में आता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान अगर बेघर हुए 50,000, इसी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे बेघर हुए थे। जो खेतों में रह रहे थे, पर्दों के टेंट में रह रहे थे। और यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जब 50,000 लोग बेघर हो गए थे। किसी के माओं की इज्जत लूट ली गई, किसी के बहनों को कत्ल कर दिया गया। आप कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे और अखिलेश यादव सैफई में उत्सव मना रहे थे। मुंबई से एक्टरों को बुलाकर नाच गाना करवा रहे थे। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया था उन रिलीफ कैंपों के ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि याद रखिए, यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर यह हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिर कर गरीबों की मदद करने के लिए आया था? मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा, जाकर देखता रहा। उस जमाने में मैं आया और हमारे एक दोस्त शाहनवाज साहब थे, मरहूम जफरयाब जिलानी साहब के साथी थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। 20 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। और फिर इस विधायक यहां पर ककरौली गांव में हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, आप देखते ही हमको चालान मार देते हैं। हमको मालूम आप बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी ज्यादा भी मोहब्बत मत करिए जो हमारी जेब खत्म हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आ जाइए, आपके मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे, सुनिए, महाराष्ट्र में फिर रहे और नहीं जरूरत